NISM रिसर्च एनालिस्ट चैप्टर 2 का ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। आई होप आप लोग चैप्टर 1 का रिवीजन कर लिए होंगे और उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चैप्टर 2 इज एज इम्पोर्टेंट एज चैप्टर 1। ऑल चैप्टर्स यानी कि टोटल 13 चैप्टर्स है, इसमें ऐसा बोल नहीं सकते कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी चैप्टर का एक अलग व्यू है, अपना अलग वेटेज है। बहुत सी बेसिक चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? चैप्टर 2 में अपन क्या स्टडी करने वाले हैं? मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वेरियस सिक्योरिटी मार्केट ट्रांजेक्शन्स, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ये जो पॉइंट है ना, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट पॉइंट डीमैट एंड रीमैट जो लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बहुत आप लोग फैमिलियर भी होंगे इन सभी चीजों से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है या थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट्स है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं जब तक अपन उसको स्टडी ना करें। ठीक है, तो क्या है? सिक्योरिटीज आर ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट शो एविडेंस ऑफ इंडेप्थनेस एंड ओनरशिप इंटरेस्ट इन असेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, तो सिक्योरिटीज में क्या क्या आते हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड अदर सच इंस्ट्रूमेंट। देज आर इशूड बाय कंपनीज। सिक्योरिटीज को कौन इशूड करता है? कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट। दे आर परचेज बाय इन्वेस्टर। तो सिक्योरिटीज को परचेज कौन करता है? परचेस्ड बाय इन्वेस्टर हु हैव मनी टू इन्वेस्ट, जिनके पास पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सिक्योरिटी ओनरशिप अलाउ इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर सेविंग इनटू फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, तो सिक्योरिटीज को क्या करता है? इन्वेस्टर अपनी सेविंग के जो पैसे होते हैं उससे उनको फाइनेंशियल असेट बाय करते हैं और कन्वर्ट करते हैं फाइनेंशियल असेट में, जो उनको प्रोवाइड करते हैं रिटर्न। सिक्योरिटी इशुएंस अलाउ बोरोवर टू राइज मनी एट कॉस्ट। तो सिक्योरिटीज का क्या काम है? जो बोरोवर रहता है वो पैसे उधार लेता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूअर एंड इन्वेस्टर आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक इशूअर्स होता है जिसको पैसे की जरूरत है, और दूसरा होता है इन्वेस्टर जिसको रिटर्न की जरूरत है कि मेरे मुझे कितना रिटर्न मिलना है। राइजिंग फंड थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटी आल्सो अलाउ द इन्वेस्टर ऑफ ट्रांसफर देयर राइट एंड इंटरेस्ट टू अदर without impacting the issuers. Thus, security also provide a mechanism for issuer to raise money for long term while providing an opportunity to investor to exit. The efficacy of security is allowing movement of capital is achieving through a efficient security market. अब सिक्योरिटीज है, तो कैपिटल का मूवमेंट होने के लिए किस चीज की जरूरत है? अन इफिशियंट सिक्योरिटीज मार्केट जस्ट लाइक एनएससी एंड बीएससी, जहां पे आप जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे सेल कर सकते हैं। ठीक है, दैट अलाउ इन्वेस्टर एंड सेलर टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मार्केट ब्रिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड दस क्रिएट लिक्विडिटी। तो सिक्योरिटीज मार्केट में होता क्या है? बहुत सारे बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। मेक इट इजी टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी एट क्लोज टू मार्केट प्राइस। तो लिक्विडिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किसी भी सिक्योरिटीज मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो आप सेल कैसे करोगे या बाय कैसे करोगे, है ना? तो लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट है। This market help in transfer of resource from those with idle or surplus resource to other who have productive need for them. To state formally, security market provide channel for conversion of saving into investment. ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट प्रोवाइड चैनल फॉर कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। Security market, a broader universe of saver with surplus of investment is available to issuer of security, and universe of wider option is available to saver to invest the money. ठीक है, तो जो इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं उनके लिए क्या अवसर रहता है कि वो जब चाहें पैसे इशू कर सकते हैं, यानी कि राइज कर सकते हैं या बोरो कर सकते हैं, और इन्वेस्टर जब चाहें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट के थ्रू।
अब फिनेंशियल मार्केट में क्या क्या होते हैं? फिनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड प्रोवाइडर ऑफ फंड्स, मींस बायर ऑफ सिक्योरिटीज, ओके, बारोअर और सीकर ऑफ फंड, यानी कि उधार लेने वाला या जिसको पैसे की जरूरत है, सेलर ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड होता है इंटरमीडिएट, यानी कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड करे ट्रांसफर ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज, जो रिस्पॉन्सिबल रहे कि जो मार्केट में डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओके। तो ये हो गया फिनेंशियल मार्केट। सरप्लस जिनके पास पैसे किसके पास होते हैं? हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स के पास। तो वो क्या करते हैं? बाय करते हैं। फिनेंशियल इंटरमीडिएट कौन होता है? फिनेंशियल मार्केट। किसको? बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड फॉरवर्ड, जिसके पास पैसे नहीं है। यानी कि इसमें बहुत सारे हैं, हाउस होल्ड को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार हाउस होल्ड भी होते हैं जो लोन लेते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, द टर्म सिक्योरिटी हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। इसको याद रखिएगा, द टर्म सिक्योरिटी हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, ठीक है, 1956। द टर्म सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर स्टॉक्स एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर इन और ऑफ एनी इनकॉर्पोरेट कंपनीज और पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर इनकॉर्पोरेट बॉडी। तो ये शेयर हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स। सेकेंड, डेरिवेटिव्स, ठीक है। थर्ड है यूनिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर इन सच स्कीम यूनिट। सिक्योरिटी रिसिप्ट, वो भी एक सिक्योरिटी है, डिफाइंड इन क्लॉज ZG of section 2 of securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act। इसको सरफरासी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। यूनिट और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशू टू इन्वेस्टर अंडर एनी म्यूचुअल फंड, जो अपने को म्यूचुअल फंड में यूनिट मिलते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में, वो फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट सिक्योरिटी शैल नॉट इंक्लूड एनी लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, ऐसे लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी विच प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ रिस्क ऑन लाइफ ऑफ द पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो लिंक पॉलिसी होती है जिसमें बेनिफिट होता है लाइफ इंश्योरेंस का और इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है, उसको सिक्योरिटीज में नहीं इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी शैल नॉट इंक्लूड एनी यूनिट जिसमें लाइफ ऑफ पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूडेड है। यूनिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, ठीक है। एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट इशू टू इन्वेस्टर बाय इशूअर बीइंग एज स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी व्हिच पोसेसेस एनी डेब्ट और रिसीवेबल include mortgage debt assigned to such entity, acknowledging benefit interest of such investors in such debt receivable, including mortgage debt as the case may be, ठीक है। ये सब सिक्योरिटीज के टाइप्स हैं, ओके। 7, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सच अदर सिक्योरिटीज में भी डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटीज, ठीक है। राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, राइट और इंटरेस्ट, यानी कि ई गोल्ड रिसिप्ट भी जो है उसको भी, जैसे अपन गोल्ड लेते हैं ई फॉर्म में, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, उसको भी, लेकिन उसकी रिसिप्ट को, ठीक है। द इन्वेस्टर इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में है वाइड चॉइस। अब इंडियन मार्केट में बहुत सारी चॉइस है, आप जहां चाहो वहां ले सकते हो। जित आपका रिस्क कितना है, व्हाट्स योर रिस्क एंड एक्सपेक्टेशन रिटर्न कितना है, उसके अनुसार लोग इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेब्ट में भी करते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में भी करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी,
ठीक है। पहला है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इसको इशू कौन करते हैं? कंपनी और इशूअर्स। इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूशनल, जैसे एफबीआई, एफआईआई एंड डीआईआई। इंडिविजुअल, रिटेल एंड एचएनआई। ठीक है। मीडियम क्या होता है? डायरेक्ट इशूएंस बाय कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर्स कौन होता है? सेबी एंड रेगुलेटर अंडर कंपनी एक्ट, दो लोग। ठीक है, सेबी एंड कंपनी एक्ट के तहत जो भी रेगुलेशन है। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन बिजनेस। जब भी अपन इक्विटीज खरीदते हैं तो हम बिजनेस का फ्रैक्शनल ऑनरशिप बाय करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कलेक्टिव ओन द कंपनी, दे बियर द रिस्क एंड एंजॉय द रिवार्ड ऑफ ऑनरशिप। ठीक है। सेकेंड टाइप होता है डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड नोट्स। इशूड कौन करता है? कंपनीज, गवर्नमेंट, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड अदर इशूअर्स। इन्वेस्टर्स लाइक इसमें आरबीआई, सेबी एंड रेगुलेटर अंडर द कंपनी एक्ट। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में है डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड नोट्स। डिबेंचर्स, बॉन्ड, नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म डेप्ट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए लंबे समय के लिए डेप्ट ले रहा है आदमी, तब। डिबेंचर आर आइदर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। दो टाइप के होते हैं, या तो सिक्योर है या तो अनसिक्योर है। देयर आर वैरायटी ऑफ डिबेंचर बॉन्ड सच एज फुल कन्वर्टेबल। एक होता है फुल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल यानी कि इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तीन टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, या बॉन्ड्स या नोट्स। दिस कुड बी डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन करेंसी। अब ये क्या होते हैं? डोमेस्टिक भी हो सकते हैं इंडियन रुपीज में, या तो फॉरेन करेंसी में भी होते हैं। तो पहला होता है फुल कन्वर्टेबल डिबेंचर आर फुली कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी। द टर्म ऑफ कन्वर्जन आर स्पेसिफाई एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ। ठीक है। पूरी तरीके से ऑर्डिनरी शेयर में चेंज हो जाएगा जो भी कंपनी इशू करती है डिबेंचर। सेकंड होता है पार्सली कन्वर्टेबल, आर पार्सली कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ इशू कंपनी अंडर स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन एज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू। नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिबेंचर इज रिडीम एज हैपन इन अदर वेनिला डिबेंचर्स। तो पार्सली कन्वर्टेबल में क्या होता है कि कुछ परसेंट डिबेंचर्स के जो है वो इक्विटी शेयर्स में चेंज हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग है वो एज अ डिबेंचर्स ही रहेंगे, और जब भी वो रिडीम होते हैं उस समय उनका रिडीम पैसे मिल जाएंगे आपको, और इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा। नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं? विदाउट अ फीचर ऑफ कन्वर्जन, जिनमें कन्वर्जन होगा ही नहीं, जिसको एनसीडी भी बोलते हैं, एनसीडी। आर रीपेबल, रिडीमेबल ऑन मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी में रिडीम हो। ठीक है। द डिबेंचर कैन बी प्योर डेब्ट बेसिस एंड क्वासी इक्विटी एज द केस में बी। ठीक है। फर्दर द शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू रेज डेब्ट फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ये चीज याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स किसको बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स जिनका जो पीरियड है 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। दिस इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड ट्रेजरी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट, कमर्शियल पेपर इशूड बाय कंपनी एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक। ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं शॉर्ट टर्म: ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर इशूड बाय कंपनीज एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक। ठीक है। इसमें यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? प्लीज, यू कैन आस्क एनीथिंग। एनी क्वेश्चंस? यहां तक कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज पूछ सकते हैं आप। ये सब चीजें अपने को प्रैक्टिकली पता है, प्रैक्टिकली अपने को बहुत कुछ पता है, लेकिन थ्योरेटिकली ये सब चीजें अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक लाइन स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। यहां तक ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा हो? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में नो। ओके, इजी है। बस ये इसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं वो ट्रिकी आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज।
जैसे पूछेगा विच ऑफ द ट्रेजरी विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट शॉर्ट टर्म डेब्ट, इनमें से कौन सा जो बिल है वो शॉर्ट टर्म नहीं है। तो ये चार ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसको पता है कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म डेब्ट्स में आते हैं, तो चौथा वाला आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अपन पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एनसीडी और फुल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इक्विटी को कौन रेगुलेट करता है, ये भी पूछा जाता है। डिबेंचर्स को कौन रेगुलेट करता है या नहीं करता, उसमें भी आता है क्वेश्चन, जैसे आरबीआई, सेबी एंड कंपनी एक्ट, ये तीन लगते हैं, इसके अलावा चौथा कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए एक एक लाइन अपन आराम से पढ़ते जाते हैं। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट एंड एसपीवी, ठीक है। इनको इशू कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल, मीडियम डायरेक्ट इशू बाय इशूअर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर कौन है फॉरेन करेंसी बॉन्ड का, रेगुलेटर इन रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ इशू, जहां इशू किया जा रहा है वहां के रेगुलेटर्स के अनुसार। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर बॉन्ड इशूड बाय कंपनी इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ इट्स होम कंट्री। जैसे अपन इंटरनेशनल फंड यानी कि यूएस में अपन बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो हमारे देश का जो करेंसी है वो रुपीज है, लेकिन यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर। तो अपने देश को छोड़कर अपन दूसरे देश पे जब बॉन्ड इशू करते हैं तो उसको फॉरेन करेंसी होती है, ठीक है। एग्जांपल दिया है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अ एसपीवी ऑफ जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर issued USD bonds. These could also have feature of conversion into share if needed, based on preference of issuer and investors. तो उन्होंने यूएसडी बॉन्ड्स इशू किया था जिनमें कन्वर्जन का भी फीचर था कि उसको आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दिल्ली या जीएमआर ने यूएस में क्यों इशू किया, उसका एक एग्जांपल ये है, कंपनी इन इमर्जिंग मार्केट में प्रिफर टू इशू बॉन्ड इन यूएसडी और करेंसी ऑफ अदर मैच्योर्ड कंट्री, जो मैच्योर हो चुकी है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, लोअर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू अवर कंट्री, ठीक है। दिस बॉन्ड क्रिएट सिग्निफिकेंट फॉरेन करेंसी रिस्क टू द इशूअर्स। अपन लोअर इंटरेस्ट रेट में तो इशूड कर लिए, लेकिन क्या होता है कई बार फॉरेन करेंसी का रिस्क है, हो सकता है डॉलर का रेट और ऊपर चले जाए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, लोकल करेंसी या डॉलर के अगेंस्ट अपन हेजिंग रखते हैं, यानी कि उसको बाय या सेल करके रखे रहते हैं, जिससे हमारा रिस्क वो कम हो जाता है, ठीक है। करेंसी रिस्क इसमें होता है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स में, ये याद रखिएगा, फॉरेन करेंसी बॉन्ड में करेंसी रिस्क होता है इशूअर्स के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर। फॉरेन करेंसी रिस्क होता है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स में, लेकिन उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करते हैं अपन, हेजिंग करते हैं डॉलर और इंडियन रुपीस के अगेंस्ट, ठीक है। इसको अपन डिटेल में अभी आगे भी पढ़ेंगे। एक होता है एक्सटर्नल बॉन्ड या मसाला बॉन्ड्स, कंपनी गवर्नमेंट एंड इशू कौन करता है, कंपनी गवर्नमेंट या एसपीवी, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल। एक्सटर्नल बॉन्ड ऑल्सो रिफर्ड एज यूरो बॉन्ड, एक्सटर्नल बॉन्ड को और क्या बोलते हैं, यूरो बॉन्ड, ऑल्सो रिफर्ड एज यूरो बॉन्ड, इज आर बॉन्ड इशूड इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ कंट्री इन विच इट इज इशूड। तो इसको समझना है तो कैसे समझना है, देखिए बहुत इजी है। एक्सटर्नल बॉन्ड या यूरो बॉन्ड, अ कंपनी इशू अ यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन कुवैत, यानी कि एक इंडिया की कंपनी है, उसने यूएस डॉलर का डिनोमिनेशन में बॉन्ड इशू किया, लेकिन कहां किया, कुवैत में। तो कुवैत की भी जो करेंसी है वो क्या है, दिनार, तो वो डिफरेंट है, इट वुड बी रिफर्ड एज यूरो बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि करेंसी ऑफ बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम करेंसी ऑफ कंट्री इन विच इट इज इशूड। अब यही सेम बॉन्ड, एक्सटर्नल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, आर रिफर्ड एज मसाला बॉन्ड।
अगर एक्सटर्नल बॉन्ड इंडियन रुपीज में इशूड की जाए तो उसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। दिस बॉन्ड आर इशू आउटसाइड ऑफ इंडिया बट आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज। मसाला बॉन्ड वेयर इशूड बाय फर्स्ट, किसने इशू किया था फर्स्ट टाइम? 2014 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड इशू किया था, ये भी याद रख सकते हैं। As against foreign currency bond, which create currency risk for issuer, in the case of masala bond, the currency risk is borne by the investor। ये याद रखिएगा ये पॉइंट। मसाला बॉन्ड में जो करेंसी रिस्क होता है उसको इन्वेस्टर बॉर्न करता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड में जो करेंसी रिस्क होता है वो बोरोवर के पास होता है, ठीक है, जो इशू करता है, लेकिन मसाला बॉन्ड्स में करेंसी रिस्क इन्वेस्टर के उसमें होता है। Since the bond are denominated in INR, if INR depreciated against the currency of the country of issue, the amount receivable by investor will be less। तो depreciate INR होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टर को पैसे कम मिलेंगे। ठीक है। वारंट एंड कन्वर्टेबल वारंट्स, इसको कौन इशू करता है? कंपनीज। मीडियम डायरेक्ट इशू बाय कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेटर ओनली सेबी। ठीक है। इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल। Warrants are option that entitle an investor to buy equity share of issuer company after a specified time period at predetermined price। Only few company in Indian security have issue warrant। बहुत कम कंपनीज है जिसने इंडिया में ये वारंट बॉन्ड या कन्वर्टेबल वारंट इशू किया। इंडाइसेस, इंडाइसेस तो अपने को पता है, एनएससी, बीएससी और एमएससीआई एसएक्स40, ये भी है। ठीक है, तीन होते हैं। अब मार्केट इंडेक्स ट्रैक द मार्केट मूवमेंट बाय यूजिंग द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर चूजन एज रिप्रेजेंटेटिव। जैसे निफ्टी 50 होता है, बीएससी में 30 शेयर्स होते हैं, ठीक है, एमएससीआई में 40 शेयर्स होते हैं। मोस्ट लीडिंग इंडाइसेस आर वेटेड बाय मार्केट कैपिटल टू टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट मोर द नंबर ऑफ शेयर इशूड ग्रेटर द नंबर ऑफ पोर्टफोलियो इन विच दे मे बी हेल्ड। तो इंडाइसेस का वेटेज किसके अनुसार होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। और लिक्विडिटी, द मोर द नंबर ऑफ शेयर इट इज ग्रेटर द नंबर ऑफ पोर्टफोलियो इन विच दे मे बी हेल्ड। स्टॉक इंक्लूडेड इंडेक्स आर क्वाइट लिक्विड। जो इंडेक्स में स्टॉक होते हैं वो थोड़े ज्यादा लिक्विड होते हैं, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर टू रेप्लीकेट द इंडेक्स एट लो कॉस्ट। तो कई बार इन्वेस्टर क्या करते हैं, एनएससी में जैसे 50 स्टॉक्स हैं तो ये 50 स्टॉक को बाय कर लिया, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगनी है। अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो उनके कोई ना कोई स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, इंडेक्स नीचे जाएगा तो स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नैरो इंडाइसेस आर यूजली मेड अप टू द मोस्ट एक्टिव ट्रेडेड इक्विटी शेयर इन द एक्सचेंज। अदर इंडाइसेस ट्रैक सेक्टर। अब और भी सेक्टर्स वाइज होते हैं, जैसे निफ्टी, आईटी इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक, ठीक है, वो भी मार्केट कैप के अनुसार। मीडियम कैप जैसे मिड कैप और लार्ज कैप, स्मॉल कैप, तो उसके अनुसार भी कैटेगराइज किया जाता है इंडेक्स को। द मोस्ट वाइडली ट्रैक इंडाइसेस इन इंडिया आर एनएससी निफ्टी 50, Standard and Poor BSE index and MSCI SX40। The S&P index has been computed as market cap weighted index of 30। तो मार्केट कैप के अनुसार याद रखिएगा इसको, चूजन स्टॉक ऑन बीएससी। ठीक है। द SX40 इज कंपोज्ड ऑफ 40 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लिस्टेड इन मेट्रो एमएसईआई ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। निफ्टी 50 इज कंपोज्ड ऑफ मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मोस्ट रिप्रेजेंट जिसका हो रहा है, लेकिन बीएससी में क्या हो रहा है, मार्केट कैप के अनुसार। ओके। द शेयर इंक्लूड इन द इंडाइसेस आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ सच एज लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक एंड साइज ऑफ मार्केट कैप। तीन टाइप से होता है, लिक्विडिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक एंड
साइज ऑफ मार्केट कैप। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ स्टॉक इन इंडेक्स इन रिव्यू एंड मॉडिफाई फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू कीप द चेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडरलाइंग मार्केट। तो जो मार्केट में स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 या बीएससी में, वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, हर साल या हर 3-4 महीने में। आप देखेंगे कि कोई कोई स्टॉक को एनएससी से हटा दिया गया और कुछ नया इंक्लूड कर दिया गया, उस नए को हटा के कुछ और को इंक्लूड कर दिया गया। तो वो होते रहता है अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी एंड मार्केट कैप। अब और भी कुछ हैं जो फेमस है, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, एसएनपी। तो इस इन टाइप से भी कैटेगराइजेशन होता है। और सेक्टर इंडाइस कैसे होते हैं? बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, अदर सेक्टर्स। ठीक है। द मेजर यूज ऑफ इंडाइसेस आर इंडेक्स कैन बी गिवन अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एज अपोज टू असेट्स क्लास सच एज गोल्ड एंड डेब्ट, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विथ एक्टिव इक्विटी और पोर्टफोलियो। तो बहुत सारे लोग निफ्टी या बीएससी के साथ अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हैं कि ईयरली कैसा उन्होंने परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी और एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन कंट्री इज इंडिकेटेड बाय द इंडेक्स। और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है या इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसको भी ट्रैक करने के लिए इंडाइसेस का यूज होता है। रियल टाइम मार्केट सेंटीमेंट जानने के लिए भी इंडाइसेस का यूज होता है। इंडाइसेस एक्ट एज अंडरलाइन फॉर इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है। फिफ्थ होता है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें इन्वेस्टर होता है इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, डायरेक्ट इशू बाय म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। रेगुलेटर कौन होता है? सेबी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल टुगेदर द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर which the fund invest in portfolio of security that reflect the common investment objective of investors. Each investor's share is represented by unit issued by fund. तो शेयर कैसे होते हैं? एन यूनिट इशू किया जाता है फंड के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? द वैल्यू ऑफ द यूनिट कॉल्ड द नेट असेट्स वैल्यू। इसको याद रखिएगा। तो वैल्यू ऑफ यूनिट किसको बोलते हैं? नेट असेट्स वैल्यू। चेंजेस कंटिन्यूसली टू रिफ्लेक्ट चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हेल्ड बाय द फंड। ठीक है। ये म्यूचुअल फंड का हो गया। म्यूचुअल फंड कैन बी क्लासिफाइड एज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये चीज याद रखिएगा। दो टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड स्कीम ऑफर द इन्वेस्टर ऑप्शन और an option to buy unit from the fund at any time and sell the unit back to the fund at any time. ओपन एंडेड में क्या होता है? अपन कभी भी बाय कर सकते हैं यूनिट को और कभी भी सेल कर सकते हैं यूनिट को। दिस स्कीम डू नॉट हैव एनी फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। इनका कोई मैच्योरिटी नहीं होता है। द यूनिट कैन बी बॉट एंड सोल्ड एनी टाइम एट द नेव लिंक प्राइस। एनएवी जितना होगा उसके अकॉर्डिंग अपन उसको बाय या सेल कर सकते हैं। द यूनिट कैपिटल ऑफ क्लोज एंडेड फंड इज फिक्स एंड दे सेल स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है। ये इनका मैच्योरिटी होता है क्लोज एंडेड का। यूनिट ऑफ क्लोज एंडेड फंड कैन बी बॉट और सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट वेयर दे आर मैंडेटरी लिस्टेड। इनको अपन बाय और सेल कहां कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में। ठीक है। लेकिन इनका एक फिक्स टाइम और मैच्योरिटी होता है। वैसे ही होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ इशूड बाय म्यूचुअल फंड। इसको कौन इशू करता है? म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल। मीडियम, डायरेक्ट इशू बाय म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर्स कौन होता है? सेबी। Exchange traded fund is the investment vehicle that invests funds pooled by investor to track a index and commodity और basket of assets. तो ETF क्या होता है? गोल्ड में भी होने लगा ETF, इंडेक्स के भी ETF आने लगे हैं और बास्केट ऑफ एसेट उसके भी ETF आजकल मिलने लगे। इट इज सिमिलर टू इंडेक्स फंड इन द सेंस दैट इट्स पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट द इंडेक्स इट ट्रैक, but unlike the index, the unit of ETF are listed and traded in demat form. जो ETF होते हैं वो ट्रेड भी होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और उनके भी प्राइस चेंज होते हैं जैसे इंडेक्स और कमोडिटी के प्राइस ऊपर नीचे जब होते हैं।
ETF provide the diversification benefit of index fund as well as facility to sell or buy at real time price. Even one unit of the fund, since ETF is passive management fund, its expense ratio are typically low. तो ETF का एडवांटेज क्या है? ऐसा इन्वेस्टर्स जिनको नॉलेज नहीं है या जो कम पैसे यानी कि जिनको एक्सपेंस कम कराना है, अपना कम एक्सपेंस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो जनरली निफ्टी, बैंक निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट्स। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? Preference share, as their name indicate, are special kind of equity shares which have preference over commonly an ordinary share at the time of dividend. तो ऐसे शेयर्स जिनको डिविडेंड, ठीक है, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, डिविडेंड के टाइम पे और रीपेमेंट के टाइम में, या कोई कंपनी बंद होने वाली है, अपना क्लोज करने वाला है पूरा चैप्टर, तो इनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा over common or ordinary share. They have some feature of equity and some feature of debt. Preference share में दोनों की क्वालिटी होती है, इक्विटी एंड डेब्ट की। Preference share resemble equity as preference shareholder are called shareholder of company. Payment to them is termed as dividend and same in paid off profit after tax and dividend payments. It is not an obligation like interest. However, like commonly equity share, preference share do not carry voting right or right over the residual assets of company in case of वाइंडिंग अप। ठीक है। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है। और कॉमन इक्विटी शेयर्स की तरह इनका जो राइट होता है ओवर द रेसिडुअल एसेट्स ऑफ कंपनी, ठीक है, वो नहीं होता है। ठीक है। डू नॉट कैरी वोटिंग राइट और राइट ओवर द कंपनी। ठीक है। जब कंपनी वाइंड अप कर रही हो, यहां पे कुछ और लिखा है, ऊपर कुछ और लिखा है। ठीक है। और इनको जो डिविडेंड भी पेड होता है वो सेम होता है, सेम इज पेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर, जो पैट अपने पास आता है ना, आफ्टर टैक्स जो इनकम आती है उसमें से होता है। और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको डिविडेंड पेड करना ही है उनको। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जरूरी नहीं है कि आप डिविडेंड पेड करेंगे। जैसे इंटरेस्ट अपन पेड करते हैं ना, उधार लिए हैं या बोरोवर हैं या डेब्ट फंड में, वैसा यहां पे कुछ नहीं होता है। ठीक है। Preference share resemble debt instrument because they offer predetermined rate of dividend, and this dividend is payable before any dividend is paid on commonly equity. ठीक है। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का क्या फीचर है कि इनको प्री डिटरमाइंड रेट पे डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन डिविडेंड जो दिया जाता है वो कॉमनली इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट पेड बिफोर कॉमनली इक्विटी शेयर्स। ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग लिखी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में इक्विटी जैसे क्या फीचर्स हैं ये बताया, और डेप्ट में क्या फीचर्स हैं ये बताया। ठीक है। यहाँ पे फिर लिख दिया गया है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर गेट पेड बिफोर कॉमनली इक्विटी शेयर्स, और वाइंड अप में भी इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। तो दोनों इसकी क्वालिटी है, इसको देख लीजिएगा। देयर आर वेराइटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, अनपेड डिविडेंड लैप्स एंड कन्वर्टेबल पार्सली और फुली। ठीक है। तो कन्वर्टेबल डेब्ट एंड बॉन्ड्स अपन ने थोड़ा देर पहले देखा था, उसको और डिटेल में देख लेते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट फ्यूचर डेट। कन्वर्टेबल डेब्ट्स क्या है? ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जिसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा कंपनी के द्वारा, जो भी फ्यूचर डेट दिया गया है ऑलरेडी। दिस सिक्योरिटी ऑल्सो हैव फीचर ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी। इट पे पीरियडिक कूपन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट जस्ट लाइक एनी अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। जब तक इनका कन्वर्जन नहीं हो जाता तब तक इनको कूपन या इंटरेस्ट रेट पेड किया जाता है, जैसा किसी भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। एट अ predefined time, this debt instrument may be get converted into equity shares. तो पहला है फुल कन्वर्टेबल, जिसमें पूरे जितने भी डेप्ट अपन ने लिए हैं वो पूरी तरीके से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकेंड, पार्सली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वेयर अ पोर्शन ऑफ डिबेंचर्स इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटीज। और नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन को क्या होगा? इंटरेस्ट अर्न करेगा और
रीपेड ऑन रिडेम्पशन, तो पार्सली कन्वर्टेबल हो गया। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या हो गया, जिनके पास ऑप्शन है, या तो उनको आप कन्वर्ट कर दो इक्विटीज में, या तो उसको होल्ड करते रहो डेप्ट, एज अ डेप्ट, और इंटरेस्ट अपना पाते रहो। द इशूअर स्पेसिफाइड डिटेल ऑफ कन्वर्जन एट टाइम ऑफ मेकिंग द इशू इटसेल्फ, जो इशूअर्स होता है वो सब चीजें पहले ही जो डेप्ट पेपर रहते हैं उसमें डिफाइंड किया रहता है, जैसे डेट ऑन विच बिफोर विच कन्वर्जन में बी मेड, ऐसा डेट जब कन्वर्जन होना है, यानी कि डेप्ट को इक्विटी में चेंज करना है। रेशो ऑफ कन्वर्जन, यानी कि कितने शेयर्स आपको मिलेंगे प्रत्येक डिबेंचर्स में, ठीक है, कितने शेयर्स मिलेंगे उसके अगेंस्ट। प्राइस एट विच द शेयर विल बी अलॉटेड टू इन्वेस्टर और ऑन कन्वर्जन, यूजुअली इट इज अ डिस्काउंट टू द मार्केट। प्रपोर्शन ऑफ डिबेंचर डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो कितने प्रपोर्शन चेंज होंगे, ठीक है, जो कि पार्सली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ये लागू होता है, कि कितने परसेंट आपके डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, प्राइस कितना होगा जिसमें इन्वेस्टर को वो कन्वर्ट होगा, इसमें छोटा प्राइस है कि बड़ा प्राइस है, ठीक है, वो सब। The advantage of issuer of convertible debenture lie in the fact that convertible debenture usually have lower coupon rate. तो जितने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है, लोअर कूपन रेट देन प्योर डेप्ट। जो प्योर डेप्ट होते हैं उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। दिस बिकॉज द यील्ड ऑफ इन्वेस्टर इन सच डिवेंचर डू नॉट फ्रॉम कूपन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे डिबेंचर्स में कूपन रेट से इनको कोई मतलब नहीं होता है, इनको मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट वंस द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इन इक्विटी। तो ऐसा लोअर इंटरेस्ट क्यों होता है? क्योंकि इन्वेस्टर कूपन के लिए नहीं आए रहते, वो जब कन्वर्ट होके जो उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसमें, ठीक है। द इशूअर डज नॉट हैव टू रिपे द डेप्ट ऑन मैच्योरिटी सिंस शेयर आर इशूड। तो ऐसे जगह में इशूअर्स को क्या फायदा होता है कि उनको मैच्योरिटी में कोई भी डेप्ट प्रीपे नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द डिसएडवांटेज क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके जो स्टेक होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं जब फ्रेश शेयर इशूड होता है कन्वर्जन में, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। The investor to convertible debt have the advantage of equity and debt feature. They earn coupon income in initial stage. तो कन्वर्टेबल में क्या फायदा है इन्वेस्टर्स को? स्टार्टिंग में उनको क्या मिलता है? कूपन इंटरेस्ट इनिशियल स्टेज में। और जब कंपनी उसको शेयर में कन्वर्ट कर देती है तो कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड ये भी मिलता है, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है उनके पास। ओके, यहां तक क्लियर है सर? एवरीथिंग क्लियर? इजी है। एक बार इसको आप रिवाइज करिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर्स इसमें क्या आता है, अपन पढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा है, ठीक है, रीड कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, एक एक चीज में समझा रहा हूं, ठीक है, सब समझ में आता। क्वेश्चन ट्रिकी आता है, घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि इसको जैसे अपन आज पढ़े तो इसका रिवीजन करना जरूरी है। एक बार ये वर्कबुक को ही पलट के देख लीजिए तो ऑटोमेटिक सब चीजें आती है। अब होता है डीआर, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है? आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। देश डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेड इन लोकल मार्केट आर डिनोमिनेटेड इन लोकल करेंसी। फॉरेन कंपनी का शेयर है, इंडिया में लिस्टेड है, ठीक है, एज अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, और उसका जो करेंसी भी क्या है वो इंडियन रुपीज में है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है? जैसे अपन सुनते हैं ना, विप्रो का एडीआर है, टीसीएस का एडीआर, एचडीएफसी का एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ इशूइंग अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज फॉलो, अ कंपनी और अ इन्वेस्टर डिलीवर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर टू अ बैंक। क्या करते हैं? किसी भी बैंक में कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को रख दी, उसके अगेंस्ट में डीआर इशू करा ली,
द बैंक प्लेस द सिक्योरिटी इन कस्टोडियन अकाउंट, कस्टोडियन अकाउंट्स को दे दिया गया, ठीक है, वेयर द कंपनी इज डोमिसाइल। द बैंक देन इशू अ सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगेंस्ट सच शेयर टू इन्वेस्ट इन द ओवरसीज मार्केट। तो बैंक क्या की, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर दी, ठीक है। If the issuing price is one of the deliver that security and initiate the process, it is referred as sponsored depository receipt. They can be listed in exchange of country in which the DR are issued. Company that want their DR to be listed should apply for listing and should compile with listing requirement. तो जिन कंपनीज को अपने डीआर को लिस्ट करना है तो उनको लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को कंपाइल करना होता है, और कौन सी कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी वहां के भी रेगुलेशन को फॉलो करना रहता है। इफ शेयर आर डिलीवर बाय इन्वेस्टर दे आर प्रिफर्ड एज अनस्पॉन्सर्ड डीआर। अगर यही शेयर इन्वेस्टर के द्वारा दिए जाते हैं तो वो अनस्पॉन्सर्ड डीआर होते हैं। तो वो अनस्पॉन्सर्ड डीआर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते, वो ट्रेड होते हैं ओटीसी मार्केट में, और इनमें रेगुलेशन भी कम होता है। डीआर में फीचर टू वे फंजिबिलिटी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व। ठीक है, पहला चीज डीआर को इशू करना है तो रेगुलेटरी जो भी कंट्रीज में अपन इशू कर रहे हैं वहां का, दिस मीन दैट शेयर कैन बी बॉट इन लोकल मार्केट एंड कन्वर्ट इनटू डीआर टू ट्रेड इन फॉरेन मार्केट। डीआर कैन बॉट एंड कन्वर्ट इनटू द अंडरलाइंग शेयर विच आर ट्रेडेड ऑन डोमेस्टिक मार्केट। अगर अपन डीआर को बाय कर लिया और उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं अंडरलाइंग शेयर्स में डोमेस्टिक मार्केट में, तो वो भी कर सकते हैं। इंडियन कंपनीज आर परमिटेड टू राइज फॉरेन करेंसी रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फॉरेन कंपनी आर आल्सो अलाउड टू रेज इक्विटी कैपिटल फ्रॉम इंडिया थ्रू आईडीआर। तो इंडिया में जो इशू होता है उसको बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिका में जो इशूड किया जाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल में होता है ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो, ये यूरोप में इशूड होते हैं मैक्सिमम। सेबी हैज लेट डाउन गाइडलाइन टू फॉलो बाय द कंपनीज फॉर आईडीआर। तो आईडीआर के लिए जो भी गाइडलाइन है वो कंपनीज अपने अनुसार वो करते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड द लिमिट ऑफ मनी राइज बाय द कंपनी इन इंडिया, 1 year लॉक इन द कन्वर्जन ऑफ आईडीआर इनटू शेयर्स, ठीक है। तो 1 year का लॉक इन भी होता है कि आप आईडीआर को शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। द अवेलेबिलिटी ऑफ आईडीआर इज ओनली रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स। और ये आईडीआर किसके लिए अवेलेबल है, केवल रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, पब्लिक के लिए बस। सेवरल स्टॉक एक्सचेंज अराउंड द वर्ल्ड अलाउ ट्रेडिंग इन डीआर ऑफ फॉरेन कंपनीज। दिस डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैन बी स्पेसिफाइड टू कंट्री और इट कैन बी ट्रेडेड अक्रॉस मल्टीपल। तो रिसिप्ट क्या होती है, एक किसी कंट्री में इशूड हुई, लेकिन ट्रेड क्या होता है बहुत सारी कंट्रीज में होता है, तो उसके लिए जीडीआर, ठीक है। एक होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी। अब इसके नियम क्या है, रूल्स देख लीजिए। द देश डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड एंड ट्रेडेड इन यूएस। अमेरिकन एडीआर कहां पे इशूड होता है, इशूड भी होगा और ट्रेड होगा यूएस में, लेकिन इशूड कौन करता है, बाय नॉन यूएस कंपनी। ADR were one of the most popular depository receipt and many company across the world have issued ADR. इंडियन कंपनी में कौन कौन है, इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। अमेरिकन एक्सचेंज हैव अलाउ एडीआर सिंस द अर्ली ऑफ 2000 सेंचुरी। इट इज द वन मोस्ट इवॉल्व मार्केट। सबसे ज्यादा बढ़िया मार्केट अमेरिका का ही है, ठीक है। तो उन्होंने अपने देश से 4 ऐसे कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, जिनके एडीआर ट्रेड होते हैं यूएस में। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट डीआर इशूड एंड ट्रेडेड इन इंडियन मार्केट बाय नॉन इंडियन कंपनी। ऐसी कंपनी जो इंडिया में नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो आईडीआर है वो ट्रेड होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। फिर हो गया हांगकांग डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसा इसमें अपन ने देख लिया वैसी हांगकांग डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, इशूड बाय नॉन हांगकांग कंपनी दैट आर ट्रेडेड इन हांगकांग मार्केट। देश रिफर टू डिपॉजिटरी, ग्लोबल का क्या है, देश रिफर टू डिपॉजिटरी रिसिप्ट दैट आर अलाउड टू बी ट्रेडेड इन मोर देन वन कंट्री।
अब एक से ज्यादा कंट्रीज में ट्रेड होते हैं, तो ऐसा कहां पे लागू है ये याद रखिएगा। GDR आर प्रिफर टू बी इशूड इन यूरोपियन यूनियन मेंबर, ठीक है, क्योंकि यूरोप एक कंट्री है और वहां पे यूनियन मेंबर्स भी हैं उनके, जो भी है। स्टेट एज कॉमनिटी ऑफ रेगुलेशन, मेक इट इजी फॉर इशूइंग कंपनी टू कंपाइल विद रेगुलेशन अक्रॉस द रीजन। द कंपनी हु शेयर आर ट्रेडेड इन डीआर गेट अ वाइडर इन्वेस्टर बेस। तो डीआर इशू करने का क्या फायदा है? उससे क्या होता है कि आप अपने देश में भी और साथ में यूएस में भी पैसे कलेक्ट कर रहे हैं या पैसे उठा रहे हैं कंपनी, है ना। फॉरेन एफआईआई से भी कलेक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर इन इंटरनेशनल मार्केट गेट इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ कंपनी दैट हैव अदरवाइज हैव बीन अनेबल टू डू बिकॉज ऑफ सेवरल रिस्ट्रिक्शन। अब जैसे अपने को यूएस में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अगर उसके आईडीआर अपने पास है, तो अपन बिना यूएस मार्केट में अपने अकाउंट खोले वहां ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यूएस की कंपनीज हैं, उनको एचडीएफसी बैंक या विप्रो या टीसीएस इन सब कंपनीज में ट्रेड करना है, तो वो वहां कर सकते हैं बिना यहाँ डीमैट खोले या बिना पैसा यहाँ लाए, ठीक है। होल्डिंग डीआर गिव्स इन्वेस्टर राइट टू डिविडेंड। डीआर जिसके पास होते हैं उनके पास डिविडेंड का भी राइट होता है और कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम अंडरलाइंग शेयर, लेकिन इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। इशू ऑफ वोटिंग राइट टू डीआर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ सेबी एट प्रेजेंट। अभी ये सब सेबी के कंसिडरेशन में रखा गया है कि प्लीज इनको भी राइट दीजिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इशूड नहीं किया गया है वोटिंग राइट। आपको डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन वोटिंग राइट्स डीआर में नहीं मिलती है, ओके।